बिलाल साहब, अभी तक जितनी भी हमने देखा किया समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रहा है। और कल की टेस्ट की तैयारी है? यस सर, कर तो रहा हूँ। चलें, गुड है। आप की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो प्रेजेंटेशन और हैंडआउट्स दोनों चीज़ें आपने देखनी है। सारा मटेरियल जो है वो आपकी गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। रोमान साहब, आप गूगल क्लासरूम एक्सेस कर सकेंगे? नोमान साहब, आप गूगल क्लासरूम जी जी एक्सेस कर जी सर, सकते हैं? मुझे वो मिल गया है, गूगल क्लासरूम में वो मिल गया है एक्सेस। आप एक्सेस कर सकते हैं ना? तो चलें, बस ठीक है, अच्छी बात है। चलें, उसामा साहब ने ज्वाइन कर लिया है और अभी हमने इंतज़ार कर करके वो कर दिया है। उस्मान साहब, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। अगर कोई किसी शख्स को आप देखें कि वो ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यामीन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है हमें, दैट इज़ नाइस। सो हम लोग जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट, हमारी टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल इंजीनियरिंग मॉड्यूल 1, SE 501 फंडामेंटल्स ऑफ सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, आज 2 अक्टूबर, 5th वीक का है सिलसिला। और अभी तक जो डिस्कशंस हुई थी नोमान साहब के साथ और बिलाल साहब के साथ, वो सिर्फ इतनी हुई थी कि कल एग्ज़ाम है, कल मिड टर्म एग्ज़ाम है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि 11 बजे हम स्टार्ट कर लें। कोशिश कीजिएगा कि लेट ना हो, ठीक है? बसूरत दीगर हम 11:15 बजे पेपर जो है, एज लेट एज 11:15 हम पेपर स्टार्ट कर देंगे। और 1 बजे हमें क्लोज करने का कहा गया है। ठीक है, तो 1 से 5 मिनट कम में मैं आप लोगों से वो चीज़ें जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप लोगों ने सिर्फ अपने साथ, क्योंकि वो जो डेस्क हैं उस पर अगर आप लोगों को कंफर्टेबल ना महसूस करें तो अपने साथ कोई राइटिंग पैड ले आइएगा, जिस पर आप रख कर लिख सकें। मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलें, गुड गुड। सो 5th वीक का जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली है Sir, रोल ऑफ here टेक्नो test, sir, this topic is included in the midterm test. नहीं, आज की क्लास, आज की प्रेजेंटेशन इज नॉट इंक्लूडेड। पहले ही 4 क्लासेस प्लस हैंडआउट्स प्लस जो कुछ भी हमारी गूगल क्लासरूम में मौजूद है, उसमें से आपका पेपर बना है। बनाते वक्त ये हमारी डिस्कशन ज़रूर हुई थी कि एमसीक्यू टाइप करेंगे, लेकिन बनाते वक्त मेरे जहन से निकल गया। सो 4 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर है कल, और क्लास 1 2 3 4 कवर्ड है। ठीक है, जो मैंने एग्ज़ाम की अप्रोच रखी है वो ये वाली नहीं रखी है जो हमारे पास 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में होती है कि आपने कितना याद किया, कितना रिटेन किया और एग्ज़ाम में कितना उसको रिप्रोड्यूस कर सके पेपर पे। नहीं, यहाँ पर टीजीडी पे और जिस प्रोफेशनल लाइफ की स्टेज पर आप मौजूद हैं, इसमें आप लोगों की अप्रोच को बेसिकली ये देखा गया है। कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किसी पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। जैसे पहले क्लास में हमने वो लॉ का पढ़ा था, कि पहले 75 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद फिर 97 में हमारे पास
पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 आया। तो इन चीज़ों की आपको डेट्स वगैरह याद होनी चाहिए, साल याद होने चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी रेफर करते हैं तो साल के साथ करते हैं। और यामीन साहब मैं आपको वो कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, क्योंकि आवाज़ आ रही है आपकी। चले, आपने खुद कर लिया। तो वो उनकी डेट्स वगैरह आपको याद होनी चाहिए। बाकी अदर देन दैट आपकी सिर्फ और सिर्फ अप्रोच है कि फॉर एग्जांपल आप उससे क्या समझते हैं, आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, या उसमें आपकी रिकमेंडेशंस जो हैं, कोई एक रिकमेंडेशन अगर स्टेटमेंट दे दी जाए आपको कि यार ये स्टेटमेंट है, अब बताएं कि पाकिस्तान के सिनारियो में आपके ख्याल में इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो इस किस्म के आपकी अप्रोच के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अप्रोच के क्वेश्चंस जितने ओपन एंडेड होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली बेस कर रहे होते हैं आपकी नॉलेज बेस पर। सो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें सस्टेनेबिलिटी पे, रीडिंग मटेरियल, हैंडआउट्स को थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें कि किस तरह से ये चीज़ हो सकती है, ताकि हम अपना पेपर वो कर सकें। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, आज 5th वीक की क्लास में टॉपिक्स के हवाले से रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी को बेसिकली डिस्कस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से। और नमाज का ब्रेक जब भी हो तो मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। सर मेरे ख्याल से ओके ना अजानें हो रही जी, हैं, तो ओके और हमारी क्लास भी शुरू हो रही है, तो अगर हम अभी ही ले लें 15-10 मिनट का तो बहुत बेहतर होगा, फिर हम एक रिदम में चलते चले जाएंगे। चलें, ठीक है, नमाज का ब्रेक ले लें। और जैसे ही सब लोग आ जाएं तो हैंड रेस कर दीजिएगा, ताकि फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। इंशाल्लाह 6:30 सर, इंशाल्लाह। 6:30, चलें, ठीक है, ओके।
सब लोग आ गए? यस सर। सर जी सर, हम तो आ गए। यामीन साहब अभी नहीं आए। ठीक है। कम ही आते हैं अनिल साहब। आ जाएंगे आ जाएंगे। चले हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी धक्का स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तब तक वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो हम लोगों ने बस बेसिकली ये स्टार्ट ही किया था, और इसमें हम लोग बेसिकली रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस करना चाह रहे थे। और उसमें बेसिकली हमने ये देखा है कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इट इज़ नो सरप्राइज़ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या सस्टेनेबिलिटी के बैरियर्स को, फ्रंटियर्स को बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। सो आर डिस्कशन टुडे रिवॉल्व्स अराउंड दिस टॉपिक ऑफ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, और आज हम उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा फोकस के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो it is no surprise that there is a greater reliance on technology to solve environmental problems around the world. हर किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं उसके लिए हम टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पहले ज़माने में हम लोग नहीं नहीं कर रहे थे। इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल ये है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर जो वेदर स्टेशंस हैं वो ज़्यादा डिजिटलाइज हो गए हैं, ज़्यादा आपके पास एडवांस हो गए हैं। इसकी एग्जांपल ये भी है कि हम अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेंसर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमने पूरी दुनिया में फैला कर रखे हुए। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मॉडलिंग के हवाले से चीज़ों को पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आइंदा साल जो है वो ज़्यादा बारिशें होंगी, ज़्यादा गर्म मौसम होगा, वगैरह वगैरह। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने बढ़ा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी होता गया है, और उनका इस्तेमाल जो है वो एवर इंक्रीजिंग सिलसिला होता रहा है। इसी एक एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्शन में भी है, ऑल्दो हमारे टॉपिक से थोड़ा हट गया है, लेकिन हम अपनी ये देख रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है इसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ आ रहे हैं, सो दैट और ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम कर रहे हैं। और इसकी वजह हमेशा यही बताई जाती है कि ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से जो ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं हम उन्हें रिड्यूस कर रहे हैं, सो एज टू मीट द challenges of quality production. So there's a greater reliance on technology to solve environmental problems, और ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और चीज़ें जो है हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ एक्वायरिंग मोर वेल्थ के नतीजे में हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो लेकर आता है, नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, नई चीज़ें कर रहा है। और नई टेक्नोलॉजीज में हमारे पास एनवायरनमेंट, डिज़ाइन फॉर एनवायरनमेंट जो है उसका भी ख्याल रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स में लो लिकर रेशो मशीन्स जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी हैं और आपके पास एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। या आपके पास जो टम्बल ड्रायर्स हैं वो एक ज़माने में बस सादे से टम्बल ड्रायर्स इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब टम्बल ड्रायर्स में जो वॉशिंग का जो थोड़ा बहुत एलिमेंट है उसमें भी वाटर के यूज को ऑप्टिमाइज किया गया है बाय अ टेक्नोलॉजी नोन एज रेन फॉरेस्ट शावरिंग, और मुख्तलिफ किस्म की शावरिंग के चीज़ें भी आ गई हैं। सो लेकिन सवाल वही है, ये तो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमने वी ऑल विटनेस्ड द advancement of technology and the benefits of technology in our workplaces, and which has led to a greater sustainable development. लेकिन अगर एक आम आदमी के लिए कहा जाए, एक आदमी के लिए बताया जाए तो उसके लिए क्या कहेंगे? The sort of technological changes
that would be necessary to keep up with and counteract the growing environmental damage caused by increase in production and consumption would have to be huge. So आम आदमी के लिए अगर हम ये कहेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए उसको ये बताना लाजिम है कि हमारे पास जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो डैमेजेस आ रहे हैं, वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन जो हो रही है। प्लास्टिक की शॉपर्स जो हमने वन टाइम इस्तेमाल कर लिया, स्टायरोफॉर्म के जो ग्लासेस हैं वो वन टाइम इस्तेमाल किया, फेंक दिया। हमारे जो हमारे पास ऑल्दो इतनी रैपिडली, इतने फ्रीक्वेंटली नहीं, लेकिन जहाँ पे फैशन इंडस्ट्री है वहाँ पे ये भी होता है कि आपका फैशन पुराना हो गया तो नए कपड़े जो है वो फेंक दिए जाते हैं और फिर वो नया एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है आपकी फैशन इंडस्ट्री का, गारमेंट्स का। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली दैट इज ओनली ड्यू टू the ever increasing consumption by the human being. So environment का असल प्रॉब्लम ह्यूमन पॉपुलेशन है। जितनी ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है और उसका लाइफस्टाइल अगर ऐसा ही रहा जैसे कि आप प्रेजेंटली हम कर रहे हैं, प्रेजेंटली हम जी रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी 4-5 अर्थ जो है वो भी काफी नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा, तो इन चीज़ों को कोप अप करने के लिए इन्वायरमेंटल डैमेजेस से बचने के लिए या जो ज़मीन की अपनी एक एबिलिटी है उसको करेक्ट करने के लिए, एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ अर्थ जो है उसके साइकिल में रहने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करनी है या हमें अपना सोशल चेंजेस जो करनी है, दैट विल नीड टू बी very huge, very very different, very disruptive। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली एक तो ये हो सकता है ना कि जैसे हमने अपने माजी में देखा जो भी प्रॉब्लम्स थी और माजी में हमने करेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमने यही देखा कि हिस्ट्री हैज, इफ इट हैज टोल्ड अस एनीथिंग, इज दैट के जो माजी में हमने टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस करने की कोशिश की थी वो काफी नहीं थी। जी नोमान। सर ये सादिक साहब ग्रुप पे मैसेज कर रहे हैं अनेबल टू ज्वाइन ना, निकल से ओके, वो। तो उस ओके, एक सेकंड होल्ड करें तो मैं सादिक साहब से कहें कि अपना ईमेल एड्रेस बता दें, जीमेल वाला, सो दैट कि मैं उन्हें एड इनविटेशन सेंड कर सकूं। मैं बोल रहा हूँ सर। हसनैन सॉफ्टवेयर एट gmail.com। सादिक साहब को कॉल करता हूँ सर। उन्हें उन्हें बताइएगा कि हसनैन सॉफ्टवेयर एट gmail.com जो उन्होंने एड्रेस लिखवाया था उस पर मैंने वो ईमेल भेज दिया, उससे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो नजर आ ही रही है ना? जी सर। यस सर। चलें, गुड है। अच्छा, तो जो माजी में हमने खराबियां थी एनवायरनमेंट की, उसको सही करने की जितनी भी हमने कोशिश की है वो हमने यही देखा कि ये काफी नहीं थी। ठीक है, सो द टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस ऑफ द पास्ट विल नॉट वर्क टुडे। और मैं बार बार ये हमेशा कहता रहा हूँ हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन से कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, हमें इस तरह की वो करनी। और मैं हमेशा इस डेफिनेशन पे यही एतराज खड़ा करता रहा कि नीड्स को कौन डिफाइन करेगा और फ्यूचर की नीड्स क्या है। जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान की नीड थी रोटी कपड़ा और मकान। आज पाकिस्तान में क्या रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है? हर किसी के पास रोटी है, हर किसी के पास कपड़ा है, मकान चलो नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन आज के ज़माने की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए,
आपके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन ऐसा डिवाइस होना चाहिए कि जिसपे आपकी गूगल क्लासरूम चल सके या स्काइप चल सके, या आपका बिजनेस के लिए आपको स्काइप, व्हाट्सएप और इस किस्म की चीजें चाहिए। ठीक है, तो आज की नीड जो है वो स्काइप है। हो सकता है कि आज से 20 साल बाद ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही पुरानी हो जाए जैसे हम आज के ज़माने में वो जो पुराने ज़माने का टेलीफोन नहीं आता जिसका डायल गोल होता था, उस किस्म को देखकर जिस तरह से हम हैरत होती है कि यार ये एसटीडी कॉल के लिए यार हमें आधा आधा घंटा इंतजार करना पड़ता था कराची टू हैदराबाद कॉल करने के लिए। तो इस हिसाब से हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो हमें हमारी लाइफस्टाइल को देखकर ताज्जुब करे कि यार ये कैसे लोग थे, व्हाट्सएप पर ये सारा काम करते थे, इससे तो आसान ये था। या इलेक्ट्रिक कार्स चलाते थे, यार इससे तो अच्छा ये फ्यूल इस्तेमाल कर लेते। सर सादिक साहब ने ईमेल एड्रेस शेयर कर दी है सर ग्रुप में। मुझे रिपीट कर देंगे प्लीज ग्रुप में? यस सर, hasnan.software@gmail.com इस पे मैं इनविटेशन सेंड कर चुका हूँ ईमेल एड्रेस पे। हाँ, एक सेकंड होल्ड कर ले, मैं जरा उन्हें कह दूं। ये मुश्किल आदमी है सर सादिक साहब। नहीं नहीं, आसान आदमी है, बस वो हमारी एज की तरह हैं, थोड़े बुढ़े हो गए हैं। सर ये देखिए, ये भी सस्टेनेबिलिटी का एक पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में ना प्रॉब्लम होती है। हाँ, एक ये सेकंड होल्ड कीजिएगा। रोज क्लास में मसला होता है इनको। अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब। सादिक साहब, इस ईमेल एड्रेस पे मैंने आपको एक इनविटेशन भेजा है, आप उस पे लिंक पर क्लिक करके और उस पे आ जाएं, क्लास में आ जाएं। सादिक साहब, मैंने इस लिंक पे, इस ईमेल पे लिंक भेजा है, उसको क्लिक करके क्लास में आ जाएं। चलें, जब तक के हमें सादिक साहब ज्वाइन करें तब तक हम ये बात करते हैं। अच्छा, तो जो माजी की जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस हमने कोशिश की हैं उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और जो फ्यूचर की है उसके बारे में हमें ये उसके बारे में भी हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें फ्यूचर की नीड्स का पता नहीं है। फ्यूचर की नीड्स का अगर पता नहीं है तो हम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि फ्यूचर में एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स क्या होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में हम ये कहते हैं कि यार सॉलिड वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट जनरेट होगा तो वो इतना वॉल्यूम लेगा, तो उसको प्रेस करके हम लैंडफिल्स में करेंगे तो इस किस्म की चीज़ होगी, और ज़मीन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हम कितना जमा करते रहेंगे। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जैसे वो एक डिज्नी की या पिक्सर आर्ट की वो एक मूवी आई थी वॉल ई, उसमें ये दिखाया गया है कि जमीन पर इतना सॉलिड वेस्ट जमा हो गया है, इतना कचरा, इतनी पोल्यूशन हो गई है कि इंसान ने जमीन पर रहने के बजाय स्पेस में रिहाइश इख्तियार कर लिया। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इस किस्म की कोई चीज हो जाए कि वो प्रॉब्लम जिसे हम आज प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही ना करती हो, वो हो ही ना। ठीक है, सो the most pressing issues of this time still remains कि वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, क्या वो इस किस्म की चेंजेस ला सकते हैं कि जिससे हम एनवायरमेंटल डैमेज को कम कर सकें, और हम अपनी जो सोशल लाइफ है और जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज है हम उन्हें भी ना चेंज कर सकें विदाउट कॉजिंग एनी मेजर चेंजेस टू आवर सोशल फैब्रिक सिस्टम एंड द पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। ठीक है, तो क्या हम वो टेक्नोलॉजी ऐसी आ सकती है, क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं? वो सोचने की बात है, देखने की बात है, वो वक्त से पहले हम कुछ कह नहीं सकते। सादिक साहब आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए? परेशानी तो नहीं हुई आपको?
नहीं नहीं, आपने वो आईडी भेज दी तो परेशानी नहीं हुई, वरना तो पहले में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, कल वो है मिड टर्म है 11 बजे, तो मैंने सब दोस्तों को यही कहा है कि कोशिश करें कि 11 बजे तक आ जाएं। कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको 11 बजे तक आने में? नहीं सर, परेशानी तो नहीं होगी। अच्छा चलें, कोशिश सर कीजिएगा सब लोग। सादिक साहब आजकल बहुत खुश हैं सर, कल अच्छा प्रमोशन हुई है इनकी। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो सादिक साहब। मुबारक सर। तो कल सर ये मिठाई के साथ आएंगे सर। अबे तैयारी करने दे भाई कल। मिठाई आपने खुद थोड़ी बनाना है, वो उठा के लाना है यार। लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। चलें चलें, तो आवाज कल में निकल रही है कल एक मिठाई कोशिश के नाम कीजिएगा पे। सब लोग आ जाएं, ताकि हम अपना पेपर जल्द से जल्द वो कर लेंगे, ठीक है? बहुत मुश्किल पेपर इंशाल्लाह। बनाया है आपने, प्रेजेंटेशंस पढ़नी है, आपने हैंडआउट्स पढ़ना है और बहुत तैयारी के साथ आना है। इसमें आपने रटना कुछ भी नहीं है कि मैं ये कायदे आज़म के 14 नुकात रट लूं और एग्जाम में लिख लूं और मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने 14 नुकात से समझा क्या है और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आपके किस किस्म के अप्रोच के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, और जिस तरह से हमारी वो कहानी चली है ना, कि वो पहले पहले एक बच्चा पैदा होता है, फिर स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर यूनिवर्सिटी जाता है, फिर नौकरी करता है, फिर शादी करता है और फिर घर बनाता है। तो आपने इस किस्म की भी अगर कोई सीरीज सीक्वेंस है ना, तो वो भी आपने ऐसे ही याद करनी है। ऐसे नहीं कि पहले बच्चा शरारती था, उसने शादी कर ली, फिर उसने कहा कि मैं मैट्रिक भी कर लूं, इंटर कर लूं, फिर ये कर लूं, नहीं, वो आपने पूरी एक सीक्वेंस सीरीज में चलनी है, बातें चीजें बतानी है, ठीक है? अच्छा, तो हम वापस अपने इसकी तरफ आते हैं, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पास्ट की बात हमने कर ली कि पास्ट के सॉल्यूशंस जो हैं वो हम पर अप्लाई नहीं हो सकते। फ्यूचर की हमें रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं है कि हम क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो लिहाजा क्या हमें करना होगा, और हम प्रेजेंट में बस एक कयास आ रही कर सकते हैं कि यार ये इस तरह से होगा या इस तरह से हम कर लें, बाकी फ्यूचर की जनरेशन जो है वो खुद सोच लेगी, खुद कर लेगी, ठीक है? और टेक्नोलॉजी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी आइदर इन इट्स शेपिंग और इट्स इफेक्ट। तो जो भी हम टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, हमारी सोसाइटी जो है वो उसका बहुत असर लेती है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कैन द इफेक्टिवनेस of technological changes of sustainable development reduce the impact of economic development sufficiently? जी सादिक साहब, क्या कहते हैं आप? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं सारा काम, और वो इसलिए कर रहे हैं, सवाल सुनिएगा, ठीक है? समझ लीजिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सारा ड्रामा हमने सारा, एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सारा मेला, सारा सिस्टम, सारा ड्रामा हमने इसलिए सजाया है क्योंकि हमारे पास एनवायरनमेंट की पोल्यूशन हो रही है, एनवायरनमेंट में खराबी आ रही है, ठीक है? जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है? इसलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को से बचने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतनी मौसर होंगी कि वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट ना करें? क्योंकि रवायती तौर पर और तारीखी तौर पर हमारे पास एनवायरनमेंट डैमेज से बचने के लिए लोगों ने क्या बातें कही, यार बस छोड़ दो, ये काम ना करो, तरक्की ना करो, गाड़ियां ना चलाओ, इंडस्ट्रियां बंद कर दो, दरख्त काटना छोड़ दो, पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद कर दो, ठीक है? रवायती तौर पर हम ये सारा सिस्टम ऐसे ही चला है, लेकिन हमने ये देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं, और 3 पिलर्स में नोमान साहब कौन से हैं?
नुमान साहब जी सर, जी सर। जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स में कौन से 3 पिलर्स हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन कौन से 3 पिलर्स हैं 3 पिलर्स हैं यामीन साहब और कौन कौन से हैं? उस्मान साहब चले गए क्या? मेरे ख्याल से मतलब लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है उनका ना, अच्छा रास्ते में है वो। अच्छा। तो हमारे पास 3 पिलर्स में एक एनवायरनमेंट है, एक सोशल है और एक सोसाइटी है या सोशल है, और तीसरा जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, अब तीनों को साथ लेकर चलना है तो फिर हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो चल सकता है। ठीक है, किसी भी 2 चीजों को लेकर आप चलेंगे तो वो प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता, वो कोई और चीज होती है। तो क्या हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेकर आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, क्या वो इतनी मौसर होंगी या नहीं होंगी? ऐसा तो नहीं है कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चेंजेस हम लेकर आए और आखिर में हमें ये पता चले कि यार हम तो ये रिसोर्स तो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला नहीं सकते, गाड़ी चला नहीं सकते, पेट्रोल माइन कर नहीं सकते, तो फिर एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो फिर क्या कैसे करेंगे ये? सर मैं इसका आंसर दूं। जी जी प्लीज सादिक साहब। सर देखिए, जो जो हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं वो इसमें हेल्प कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं डाइंग में, तो हमने CO2 बेस्ड डाइंग पे चले गए, जो वाटरलेस डाइंग कहलाती है, तो उसने हमें हेल्प लिक्विड, किया। उसमें लिक्विड CO2 में। जी। तो उस जी CO2 जी बेस्ड डाइंग में क्या है कि 90-95% आप उसको रिकवर कर लेते हैं, आपकी एनर्जी भी कम हो गई और आप सस्टेनेबल भी हो गए। इसी तरीके से सोलर है, या जो हम बैटरी ऑपरेटेड नई टेक्नोलॉजी हम गाड़ियों में बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें हेल्प कर रही हैं। लेकिन कहीं कहीं इवेंचुअली जब आप नई टेक्नोलॉजी लाते हैं तो कहीं कहीं वो आपको डाइवर्ट भी कर सकती है। लेकिन फिर वही है कि आप अपनी एफर्ट से उसको वापस रिस्टोर करने के लिए या तो अपना कंट्रोल्स बेहतर करते हैं, या फिर उसके लिए कोई थर्ड टेक्नोलॉजी ला के फिर उसको रिस्टोर कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें अब तक आई हैं तो वो प्रूव कर रही हैं इस बात को। जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? यस सर, मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं सादिक साहब की बात को सेकंड करूंगा कि जो भी हमारी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें सर इस चीज को कंसिडर किया जा रहा है। इवन लोग जो प्रिप्योर कर रहे हैं वो भी कंसिडर कर रहे हैं कि इसके बेसिकली फुटप्रिंट क्या है। लाइक अगर कोई हम डाइंग की मशीन सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रिंटिंग की मशीन या वॉशिंग मशीन, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, लाइक लीटर पर केजी क्या आएगा, एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा। तो मेरे ख्याल से सर डेफिनेटली 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं है कि हम सारे प्रोसेस को चेंज कर सकते, बट आप कह सकते हैं कंटिन्यूअली चेंजेस आ रही हैं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये आज की रिक्वायरमेंट भी है, डिमांड भी है, तो लोग फॉलो भी कर रहे हैं इसको सर। अच्छा, मैं सवाल को जरा ट्विस्ट करता सर हूँ। मैं जी जी इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो रिलेट करने का है ना, तो जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो जो उससे कॉस्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो उससे चीज़ों को, मतलब अगर कोई भी आपकी टारगेटेड प्रोडक्ट है, अगर टेक्नोलॉजिकली अगर उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है और उससे कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो इम्पैक्ट तो अच्छा ही सफिशिएंट इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो उसको अगर मैं जो समझ रहा हूँ इस तरफ से कि रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉस्ट का भी बड़ा मैटर है। आप जब चीज़ को एक चीज से आप कुछ सेविंग करेंगे तो यकीनन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करेगी, अच्छा, अच्छा अब इम्पैक्ट। मैं सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। क्या नई टेक्नोलॉजी से आप उतनी ही प्रोडक्शन ला सकते हैं जितनी कि उस टेक्नोलॉजी से पहले? एनवायरनमेंट की कंसिडरेशन को फिलहाल भूल जाएं। क्या नई टेक्नोलॉजी से जिसमें आप एनवायरनमेंट का ख्याल रख रहे हैं, क्या आप उतनी ही प्रोडक्शन निकाल सकते हैं? जी सर, उससे ज्यादा भी निकलती है, उतनी भी निकलती है। मेरा तो ख्याल और ये है कि अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई हैं वो उतनी प्रोडक्शन नहीं निकाल सकती है जितना कि, क्योंकि वो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं
वो आपके रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर रही है, ज्यादा सेंस कर रही है। और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें सोचने समझने का है ही नहीं, उसमें बस प्रोडक्शन किए जाओ किए जाओ किए जाओ, पानी ज़ाया हो रहा है होने दो, कंटिन्यूस वॉश हो रही है, पानी बह रहा है बहने दो, लेकिन प्रोडक्शन चलाते रहो। तो जनरली मेरा ख्याल ये है कि आप उस हिसाब से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कॉस्ट पर नहीं लेकर आ सकते जो कि नई टेक्नोलॉजीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से, एक तो वो क्वांटम नहीं है, दूसरा उसकी प्राइस नहीं है, तो ये इकोनॉमिकली वैसे नहीं कर सकता है। बाकी हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहता हो, तो वो इंशाल्लाह आप कल के पेपर में अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आप बिल्कुल लिखिएगा उसमें। अच्छा सही ये सर आई एग्री विद यू कि अगर हम बात करें ना कि जैसे कहते हैं ना कि 360 चेंज, तो ऐसा नहीं है। अभी हमारी टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो एक तो खैर इतनी अफोर्डेबल नहीं है कि हम कहें कि सारी पुरानी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दें, और दूसरी अभी वो बिल्कुल ही रिप्लेसमेंट भी नहीं है ना। अब जो बात हो रही थी ना ओजोन वॉशिंग या वो CO2 डाइंग, तो ये सर लाइक लोगों ने लगाया हुआ है शो केस के लिए, हाँ, फुल एक्चुअली 100% प्रोडक्शन आप नहीं ले रहे सर। प्रोडक्शन, जी जी, एक आध जो सर 100% प्रोडक्शन आप उस पर नहीं ला सकते। सर 5% भी इस नहीं ले रहे। जो एक आध मुझे इंडस्ट्री से पता है कि नॉर्मली ये ना डेनिम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है, बाकी टॉवल है या होम टेक्सटाइल में तो इसकी एप्लीकेशन ही नहीं है। और वो जो फिलहाल डेनिम में नहीं भी है ना, तो सर वो जस्ट उनका ना वो वाला ऑब्जेक्टिव सर्व कर रहा है कि हम शोकेस है और दिखा सके कि हम सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज सर वो उससे कोई प्रोडक्शन नहीं ले रहे आज की तारीख में। फिलहाल वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, आप अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपनी प्रोडक्शन उस पर शिफ्ट करते हैं तो जो साल के आखिर में टारगेट्स होते हैं ना कि यार मुझे इस साल $100 मिलियन का बिजनेस करना है, वो आप अचीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना? तो वो भी एक बहरहाल बहुत बड़ा इशू है, सवाल है कि हम 100% वो कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसकी एक हम अपनी अभी सर एक और आम भी चीज आपसे सर मैं पूछना भी चाहूंगा, इसी से जी रिलेटेड है कि जी वो जो प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड अभी सर एक नया जो कॉन्सेप्ट आया है कि नेट जीरो, जी और लोग कमिट कर रहे हैं और नहीं हो क्या सकता, कहते हैं कमिटमेंट कर रहे हैं। अभी नहीं मैं हो दो सकता। तीन, इवन हमारे ना CEO साहब ने हमें भी टारगेट दिया है कि यार आप भी इसको देखें और किस तरह कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ना। तो आज की तारीख में सर 2 कमिटमेंट दी ना, एक तो थी कि हम रिड्यूस करेंगे, मैं कहता हूँ काइंड ऑफ पॉसिबल ना, बट नेट जीरो फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब अगर करेंगे भी तो कैसे पॉसिबल है सर? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इट इज सर नॉट फिर क्यों पॉसिबल। हो रहा है फिर ये ऐसा, मतलब अगर पॉसिबल ही नहीं है तो तो कमिटमेंट इसकी 2050 की सर। आपने फर्स्ट ईयर इंटर में वो पढ़ा है, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, कैलकुलस? यस सर, कुछ कुछ जी याद सर। उसमें लिमिट टेंडिंग टू जीरो का कॉन्सेप्ट आपको पता है, याद है? है, नॉट एग्जैक्टली सर। अच्छा, वो कुछ ये होता है कि आपका जो वो लिमिट है, लिमिट टेंड्स टू 1, इसका मतलब है कि इसकी हद जो है वो 1 है। ठीक है, कि ये 1 पर आएगा और ये फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। टेंड्स टू 0 जो है या टेंड्स टू इन्फिनिटी जो है, वो कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट है कि वो एज मतलब 0 नहीं है। ठीक है, लिमिट 0 नहीं है, टेंड्स टू बी 0 का मतलब ये है कि वो एज क्लोज टू 0 एज पॉसिबल। हमारे केस में बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम 0 डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पहले हमारे पास डिस्चार्ज 100 लीटर्स हो रहा था, अब हमने कम किया कम किया कम किया कम किया, कम मुसलसल कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, तो 100 से 50 हो गया, 50 से बहुत और जोर लगा दिया, 40 हो गया। अब 40 से और जोर लगा लिया, अब नहीं कम होगा, अब आप जितनी भी जान लगा लें 40 से कम नहीं होगा। ऐसे ही होता है ना यस सर। कि वो रिड्यूस करते 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 एक ऐसा टाइम आता है कि उसके बाद फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें वो रिड्यूस नहीं होता है।
यार सर कमर्शियली वायबल नहीं होता। कमर्शियली वायबल नहीं है, आपको एक सर एक सर्टेन स्केल तक के अमाउंट लिमिटेड है डिस्चार्ज बस वो। करना ही है, एक सर्टेन अमाउंट आपने डिस्चार्ज करना ही है वेस्ट वाटर का, क्योंकि डाई तो करना है ना, डाई के लिए आपको पानी तो चाहिए। आप कम से कम भी अगर कर लेंगे तो जो हमारी स्पेसिफिक कंजम्पशन है वो डेनम में स्टार्ट हुई 80 से कम करते करते 60 से आ गया 50, 53 आ गया 48 पर आकर स्टॉप हो गया। अब इससे आज की तारीख में इससे कम करना इज नियरली इम्पॉसिबल, आप कुछ भी जोर लगा लें, ठीक है ना। तो वो भी जो कॉन्सेप्ट है नेट जीरो का और ये जितनी भी चीजें हैं, ये बेसिकली आपको एज क्लोज टू जीरो लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और जो कमिटमेंट्स हैं वो बेसिकली ये है कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एंड वी विल make all efforts to reduce our waste and improve our environmental footprint। बस सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट इस चीज की है, और फिर कल एक नया बायर आ गया, उसकी नई रिक्वायरमेंट्स आ गई, ये पीछे हो जाएगा, वो नया आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो द फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, हम हमेशा जो है वो ये देखते हैं, ये एक नई किस्म का एक सिलसिला है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम जनरली तो ये देखते हैं ना कि वो रिस्क वाली हम वो देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय सीवियरिटी, हम जनरली रिस्क को, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को इस तरीके से इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। ये एक नया तरीका है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ पीपल टाइम्स रिसोर्स यूज पर पर्सन टाइम्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर यूनिट ऑफ रिसोर्स यूज। अब मुझे ये पता है कि अगर मैंने बिजली इस्तेमाल कर, अगर मैंने नेशनल ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करनी है तो उसका CO2 इक्विवेलेंट जो है वो 0.5 है, इम्पैक्ट जो है उस ग्रीन हाउस गैस से वो निकलेगी, वो है 0.5 CO2 इक्विवेलेंट, ठीक है। और मैंने इस्तेमाल करनी है मिसाल के तौर पर महीने में 100 यूनिट बिजली गैस के, और पूरे कराची ने या पूरे पाकिस्तान ने या दुनिया की पॉपुलेशन ने ये करना है, तो उसका इम्पैक्ट डिटरमिन करने के लिए एक ये भी तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस इक्वेशन से आप क्या चीज कर सकते हैं कि आप अपने उस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बेहतर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर यूनिट ऑफ रिसोर्स यूज, ठीक है। आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, आपके पास पहले 1 पास बॉयलर है, अब आपने 3 पास बॉयलर लेकर आए, ज्यादा एफिशिएंट हो गया। बॉयलर पर इकोनोमाइजर लगा दिया और ज्यादा एफिशिएंट हो गया। फ्लू गैस रिसर्कुलेशन कर दी और ज्यादा एफिशिएंट हो गया, ठीक है। हॉट वाटर मॉड्यूल लगा दिया, आपका और सिस्टम एफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आए। फिर एफ्लुएंस में रिसोर्स यूज पर पर्सन, अब इसमें आप किसी शख्स की बिहेवियर चेंज को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ही मिसाल देता हूं कि मैं डिफेंस में रहता हूं, मैं टैंकर खरीदता हूं, और वो हर सेकंड जो सुबह को ब्रश करते वक्त जो पानी का ड्रॉप बह रहा होता है वो मुझे खलता है, मुझे गुस्सा दिलाता है कि यार ये मेरे पैसे जो हैं वो गटर में जा रहे हैं, पानी कम इस्तेमाल करो, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन अगर मैं एक दफा मैं चला गया वहां पर, गलती से लाहौर चला गया, और वहां पर जो है वो किसी एक शख्स को मैंने देखा यही हरकत करते हुए, तो वो तो साहब ने तो फुल नलका खोला हुआ है और ब्रश चल रहा है, नल वो पानी बह बह रहा है। तो बात यह है कि लोगों की बिहेवियर, सोशल नॉर्म्स, कल्चर को भी चेंज करने की जरूरत है, तो हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बेहतर कर सकते हैं। एंड फाइनली नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन जो कि वो रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है, तो वहां पर भी हम अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। अब अपनी
सिस्टम को लिमिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेटा में आप नया रक्षा नहीं खरीद कर रजिस्टर करवा सकते, उन्होंने लिमिट लगाई हुई है कि 1,60,000 रक्षा जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन वाले रक्षा जो है वो क्वेटा में रजिस्टर्ड हैं। नया कोई रक्षा रजिस्टर्ड नहीं होता, वो उन्होंने कानून बना दिया। तो कोई रक्षा पुराना हो जाए, बेकार हो जाए, कोई सिलसिला हो जाए, तो वो नया रक्षा लेकर आते हैं, उस पर पुराने रक्षा का नंबर चढ़ाते हैं, लाइसेंस नंबर चढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर वो रक्षा चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसोर्स डिप्लीट होने से, वहां पर शोर बढ़ने से, वहां पर धुआं बढ़ने से लिमिट किया है बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ रक्षास इन क्वेटा। यही काम हम अपने मुल्क में भी कर सकते हैं बाय लिमिटिंग the number of vehicles coming on the road every day in Pakistan through bank financing। अब बैंक फाइनेंसिंग में होता ये है कि किसी की जेब में 2 लाख रुपए, जैसे फॉर एग्जांपल एक जमाने में वो पीली टैक्सियां आती थी, वो तो इतनी सस्ती थी कि आपने 20,000 रुपए जमा करवा दिया, आपके पास डेवो रेसर या होंडाई एक्सेल जो है वो आपके पास, वो आपको दे देते, आप साल भर चलाएं। और उसके बाद जब बैंक वाले आकर कहें कि यार ये ज्यादा है, आपके पैसे ड्यू हो गए, आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता, 20,000 रुपए आपके यहाँ वसूल हो गए, आपने गाड़ी वापस कर दी, अगले महीने दूसरी गाड़ी निकलवा ली, और उसमें बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां भी थी, मर्सिडीज भी आई, उसमें टोयोटा क्राउन भी आई, उसमें ये डेवो रेसर भी आई, आपके पास होंडाई एक्सेल भी आई, और बहुत सारी गाड़ियां आ गई। फिर ग्रीन टैक्सियां आई, उनका भी एक हशर हुआ, और अब बैंक्स ने 20% डाउन पेमेंट पर आपको गाड़ी दे दी है। अब आप जितनी पोल्यूशन करनी है आप करते फिरें, कौन रोकेगा आपको। सो एज एनवायरमेंटलिस्ट, एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वैसे भी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, हमें ये सोचना चाहिए कि बैंक जो है ये कर क्या रहे हैं, ये किसका पैसा, ये गाड़ी तो आ गई, इंपोर्ट तो हो गई, इसका मतलब है इसकी पेमेंट तो हो गई है। ऐसा नहीं है कि हम मिसाल के तौर पर ये गाड़ियां अगर आ गई हैं, फॉर एग्जांपल टोयोटा करोला आपको रोडों पर नजर आ रही है, या सिविक नजर आ रही है, या कोई और जापानीज गाड़ियां नजर आ रही हैं, इसका ये तो मतलब नहीं कि हमने वहां पे भी 20% पेमेंट करके गाड़ी ले ली है। हमने वहां पर 100% पेमेंट किया, और 100% किसने पेमेंट किया, स्टेट बैंक ने पेमेंट किया इन फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स में। अच्छा, वो गाड़ियां यहां पर आ गई, अब यहां पर बैंक्स ने उनको फाइनेंस किया, और फाइनेंस किया और क्या किया, आपसे 20% मार्कअप ले लिया, और 80% स्टेट बैंक के पैसे बीच में अटका दिए। तो नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान हमारे मुल्क को हो रहा है। बहुत सारी 90% हमारे पास आवाम ऐसी है कि, सॉरी 70% आवाम ऐसी होगी जो कि ये अपनी गाड़ी के लोन्स जो है वो दे देती होगी, पूरी एक ही गाड़ी करती है, वरना 1 साल में 2 साल में वो कहती है कि भाई वो नई गाड़ियां रीफाइनेंस करवा लें, दूसरी गाड़ी ले लें, और सारा सिस्टम जो है वो कर लें। तो हमारे पास एक नए किस्म का इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट का वो आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन बगैर सोची समझी साजिश के तहत। ठीक है। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज seek to change the nature of economic growth rather than limited। एक तरीका ये हो सकता है कि हम गाड़ियों की फाइनेंसिंग को बंद कर दें। डिफेंस में, क्लिफ्टन में ये बहुत कॉमन है, अगर आप वहां पर घूमें फिरें, और सुबह के टाइम अगर आप देखें तो स्कूल छोड़ने के लिए बच्चे को, एक बच्चा एक गाड़ी है, या 2 बच्चे एक गाड़ी है। एक मोहल्ले से आ सकती है ना गाड़ियां 4-5 बच्चों को लेकर, लेकिन हमारे पास वो कार पूल का सिस्टम नहीं है। इसी तरीके से जो लोग मिसाल के तौर पर पोर्ट कासिम पर काम कर रहे हैं, वो अपने गली मोहल्ले से, और वो नाजमाबाद में अगर रहते हैं तो वहां से, गुलशन से, जौहर से, मलीर से अपने कुलीग को उठा सकते हैं,
किसी कॉमन पॉइंट पर बुला लें और सब एक ही गाड़ी में आ जाएं, एक ही उसमें कर लें, तो उसमें भी आप कार पूल का कॉन्सेप्ट वो कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अभी हमारी हुकूमत को ये अकल के नाखून दिए हैं कि उन्होंने BRTs पर काम करना शुरू किया है, लेकिन इट विल स्टिल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर वी कैन रियलाइज कि हमारे पास ये BRT का जो कॉन्सेप्ट है और लोग इसके यूज टू हो जाएं और इसके बेनिफिट से वो कर सके। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ऑल्टरनेट इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास ये मास ट्रांजिट सिस्टम हो सकता है, सर्कुलर रेलवे सिस्टम हो सकता है, हमारे पास कार पूल हो सकता है, BRTs हो सकती है और बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। ये तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हैं, और हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को किसी और तरीके से किसी और पैराए में भी सोच सकते हैं, ठीक है, और सोचने की जरूरत है, बजाय इसके कि जो हमारे पास रवायती तौर पर वो कॉन्सेप्ट था कि यार ये एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है लिहाजा बंद कर दो इंडस्ट्री, पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद कर दो क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अच्छा, they are premised on the belief that continual growth in a finite world is possible through power of technology। अच्छा, ये बेसिकली हमने जो वो लास्ट टाइम पढ़ा था ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, और उसमें हमने ये देखा था कि वो हमारे पास एक फाइनाइट वर्ल्ड है, फाइनाइट रिसोर्स है, कोई ज्यादा अगर इस्तेमाल कर रहा है तो हम वो अपना वक्ती तौर पर तो फायदा कर रहा है लेकिन वो बाकियों के लिए नुकसान कर रहा है, एंड अल्टीमेटली फिर वो खुद भी उस नुकसान का वो हिस्सा आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उसकी जो बेसिक अंडरलाइंग फिलॉसफी है वो ये है कि हम कंटिन्यूअली ग्रो कर सकते हैं, कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूअल ग्रोथ है, इंटरमिटेड कंटिन्यूअल ग्रोथ है, ठीक है, इज पॉसिबल थ्रू पावर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ हद तक ये सही भी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यही पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है। बांग्लादेश दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क था, ठीक है, और वहां पर जो डिवाइड था बिटवीन सोशल क्लासेस, इनकम ग्रुप क्लासेस, ये हाई इनकम ग्रुप एंड लो इनकम ग्रुप में, वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। तो दुनिया ने बांग्लादेश पर फोकस किया और बांग्लादेश पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की, वहां पर लोगों को बताया, समझाया, बच्चों को पढ़ाया, और वहां पर एक बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास उन्होंने खड़ी कर दी है। मिडिल क्लास भी कौन सी मिडिल क्लास? यंग वर्किंग मिडिल क्लास। अब आप उन्हें कहीं पर भी इस्तेमाल करें, वो टेक्नोलॉजिकली बेहतर हैं, पाकिस्तान को बीट कर जाएंगे, इंडिया को बीट कर जाएंगे, चाइना को बीट कर जाएंगे, क्योंकि वहां पर वो टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर कर रहे हैं और मुसलसल बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट वहां पर बेहतर है, डिजिटल मार्केटिंग वहां से हो रही है, एसईओ वहां से हो रही है, ब्लॉगिंग वहां से हो रही है, ठीक है। तो ये पावर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हमने बांग्लादेश में बहुत ज्यादा देखा है और उसके बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स और मिरेकल्स हमने देखे हैं। तो वही चीज हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी देख सकते हैं, बशर्ते कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कि एक खासा पोल्यूटिंग सेक्टर समझा जाता है, वो नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके बायर्स कहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके बायर्स को वो उन्होंने कॉस्मेटिक्स दिखानी है कि यार ये हम ये चीज लेकर आए हैं, इससे ये फायदा हो जाएगा, हम वाटर को रिसाइकलिंग करें, नहीं, we need to make that technology financially feasible and viable to reap its benefit, ठीक है। और ये काम कुछ पिछले अरसे में हो भी रहा है और आगे चलकर मैं अभी आपको दिखाता हूं कि क्या है। It enables us to find new sources or provide alternatives if a particular resource appears to be running out। और यहाँ पे मैं आप लोगों को वो याद करवाना चाहूंगा जो एग्जाम्पल शायद मैंने आपको दी थी कि 1970s में वेस्ट पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज ने। तो वहां पर जिंदगी में पहली मर्तबा दुनिया ने पहली मर्तबा ऑफशोर ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट लेकर, और अब ऑफशोर ड्रिलिंग जो है वो खासी एडवांस हो चुकी है।
अच्छा, टूल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे पास कौन से टूल्स हो सकते हैं? हमारे पास इकोनॉमिक टूल्स हो सकते हैं, हमारे पास लेजिस्लेटिव मेजर्स हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकती हैं, आपके पास कैरेट्स एंड स्टिक्स में पेनल्टीज हो सकती हैं, इंसेंटिव्स हो सकते हैं, टैक्स हॉलीडेज हो सकती हैं, बहुत सारे आपके पास लेजिस्लेटिव मेजर्स हो सकते हैं। ऐसा आपके पास ये जो बेस्ट एक्सपोर्ट शील्ड या बेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी जो है, ये भी एक किस्म का तरीका है एप्रिसिएशन का, इंसेंटिवाइज करने का, कि लोगों को इससे वो मिले, एस्पिरेशन मिले कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करके उसको एक्सपोर्ट करें। और हमारे पास तीसरा जो टूल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो है कंज्यूमर प्रेशर्स का। और वो कंज्यूमर प्रेशर्स जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास मीडिया एक प्रेशर ग्रुप है, अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है तो मीडिया आ जाता है। हमारे पास फिलहाल एनवायरनमेंट के प्रेशर ग्रुप निस्बतन कम है लेकिन मौजूद हैं। ग्रीन पीस जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कर रही है। इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को एक्सपोज कर रही है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट की और कौन सी हो सकती है, और कौन सी कंज्यूमर प्रेशर ग्रुप्स हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। The tools of sustainable development are aimed at achieving technological changes such as recycling, waste minimization, material substitution, नीचे वाले बुलेट्स को मैं पढ़ रहा हूँ, changed production processes, pollution control, more efficient usage of resources। ठीक है, तो हमारा मकसद जो है वो बेसिकली ये है, जो कि हम ऑलरेडी किसी ना किसी फॉर्म में कर भी रहे हैं। ठीक है, और अब बेसिकली हमारे पास जो चीज आती है वो ये है कि हम क्लीन टेक्नोलॉजीज वर्सेस एंड ऑफ पाइप रेमेडीज की जरा बात कर रहे हैं। हमारे पास पोल्यूशन को ट्रीट करने के दो तरीके हैं, एक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच, जो मैं अक्सर आप लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, in the past efforts to clean up the environment have tended to concentrate on cleaning technologies rather than clean technologies। अब क्लीनिंग टेक्नोलॉजीज में मिसाल के तौर पे वेस्ट वाटर आपके पास जनरेट हो गया, अब हम उसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, रादर देन क्लीन टेक्नोलॉजीज। और क्लीन टेक्नोलॉजीज क्या है? टेक्नोलॉजीज दैट आर एडेड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस टू कंट्रोल and reduce pollution, end of pipeline treatment and control devices। अब इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि जैसे आप की वेस्ट वाटर से, जैसे लेदर की टैनिंग हो रही है, क्रोम से टैनिंग कर रहे हैं, क्रोम एक महंगा मटेरियल है, तो वो क्या करते हैं, अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट होने से पहले उसमें से जितना भी क्रोम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लीन टेक्नोलॉजीज ऑल्टर प्रोडक्शन प्रोसेसेस, inputs to processes and products themselves so that they are more environmentally benign। Clean technologies avoid the need to extract and concentrate toxic material from the waste stream and deal with it। Clean technologies में हमारे पास ऐसे ही चीजें, ऐसे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट या हैजर्डस वेस्ट जनरेट ही नहीं होता कि जिसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, क्लीनर टेक्नोलॉजीज आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल एंड इवन व्हेन दे आर, कंपनीज टेंड नॉट टू रिप्लेस देयर ओल्ड टेक्नोलॉजीज until they have run their useful life। ये हमारे पास एक बड़ा कॉमन है कि जब भी आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएं और कहें कि सर ये नई चीज आई है, आप इसको लगा लें, इसका फायदा होगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट का सवाल ये है, सवाल पहला ये होता है, और किसने लगाई है, और किसको फायदा हुआ है? इसकी एग्जाम्पल हमारे एक दोस्त देते थे कि एक शख्स बीमार है और डॉक्टर चल कर आया है उसके पास, और डॉक्टर उसको कह रहा है कि भाई ये दवा इस्तेमाल कर लो। तो मरीज डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये दवा और कौन से मरीज ने इस्तेमाल की है जिससे उसको फायदा हुआ है? ठीक है, तो हिस्टोरिकली हमारे पास पैसिव एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजीज रही कि यार बस
मुंह दूसरी तरफ कर लो, इंडस्ट्री का धुआं निकल रहा है, खुद ब खुद डाइल्यूट होकर डिस्पर्स हो जाएगा, वेस्ट वाटर निकल रहा है, वो खुद ब खुद डाइल्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पोल्यूशन को ट्रीट करने का जो ख्याल आया वो ये था कि यार लेट इट डाइल्यूट, डिस्पर्स होकर खत्म हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। अच्छा, फिर हमारे पास ये आया कि एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट है, कि वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करने से पहले यार उसको ट्रीट कर लो। एयर इमिशंस हो रही हैं तो एयर इमिशंस को कंट्रोल कर लो, कैप्चर करने की कोशिश करो वो धुएं को, नॉक्स को, सॉक्स को, ठीक है। अच्छा, फिर भी हमारे पास रिएक्टिव आया कि ऑन साइट रिसाइकलिंग की हम लोगों ने बात की कि ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया। फ्लू गैस निकल रही है तो उस पर हमने एक इकोनोमाइजर लगा लिया जो हमें नजर आ रहा है ना आप लोगों को। फिर हमारे पास दुनिया ने वो अपना पैराडाइम शिफ्ट किया एंड इट वेंट फॉर प्रोएक्टिव एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज, जिसे क्लीनर प्रोडक्शन कहते हैं। और अगर आप लोगों के इल्म में हो तो ये डच एम्बेसी ने की ताउन से ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसे पहले सीटीपी टेक्सटाइल कहते थे, क्लीनर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फिर पीआईएसडी प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेज 1 एंड फेज 2। उसमें तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कराची से लेकर पंजाब फैसलाबाद तक दिया गया। उसमें आईएसओ 14001 डेवलप हुआ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिया गया, क्लीनर प्रोडक्शन पर बात हुई, एनर्जी एफिशिएंसी पर बात हुई और बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई। और ये होता क्या है, वो बेसिकली आपकी जो ये ग्रीन में शाउट आउट बॉक्स में जो दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि गुड हाउसकीपिंग होना चाहिए, इनपुट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बेटर प्रोसेस कंट्रोल होना चाहिए, इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज होना चाहिए, ऑन साइट रिकवरी रीयूज होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हुआ है। और ये क्लीनर प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली 1980s और 1990s के हवाले से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ठीक है, किताबों में रहा और उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने पाकिस्तान में देखी। और वो क्या था, जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, इट इज क्लीनर प्रोडक्शन इज द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड प्रिवेंटेटिव एनवायरमेंटल स्ट्रैटेजी applied to processes, products and services to increase overall efficiency and reduce risk to human and the environment। अच्छा, अब ये क्या है, बेसिकली ये आपकी एक एनवायरनमेंट को बेहतर करने की एक स्ट्रैटेजी है और इंटीग्रेटेड प्रिवेंटेटिव स्ट्रैटेजी है। यानी आपका वेस्ट जनरेट होने से पहले, वेस्ट वाटर है, सॉलिड वेस्ट है, एयर इमिशंस है, उसको जनरेट होने से प्रिवेंट करता है, इंटीग्रेटेड है विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, आपस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंट ने आया, सिखाया, बताया और फिर कंसल्टेंट चला गया तो फिर बिजनेस एज यूजुअल, प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन पे फोकस करो, कंसल्टेंट चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली अप्लाई करना है। तो जब आप कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं तो एनवायरनमेंट, जब भी आप उसको सोच समझ के कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करके रिसाइकल रीयूज करते हैं तो इसकी बेसिस पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो हमेशा कम होगी, ठीक है। अच्छा, और ये आपकी तमाम प्रोडक्शन प्रोसेसेस पे, प्रोडक्ट्स पर और सर्विसेज पर अप्लाई हो सकती है, ठीक है। और इसका मकसद जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, एफिशिएंसी को बेहतर करना है। यानी कि आप उसी पानी में, उसी रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करें, या आप अपनी प्रोडक्शन, अगर आप उतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसमें कम पानी इस्तेमाल करें। हमारा ज्यादातर जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई जितनी प्रोडक्शन चल रही है इसमें जो आपके रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप कम करने की कोशिश करें।
कम पानी इस्तेमाल करें, कम गैस इस्तेमाल करें, और उसकी मुख्तलिफ चीजें हैं जो आप लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ठीक है। और उसका बेनिफिट क्या है? रिड्यूस रिस्क टू ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है क्लीनर प्रोडक्शन की, इंशाल्लाह एग्जाम में इसको कवर करेंगे। और अगर आप सीपी यानी क्लीनर प्रोडक्शन को अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देता है, ठीक है। अगली 3-4 स्लाइड्स जो हैं वो इसी पर ही बेस करती हैं, ठीक है। तो मेरे साथ पढ़िए कि एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड क्लीनर प्रोडक्शन ऑलवेज reduces long-term liabilities which companies may face many years after pollution has been generated or disposed at a given site। इसकी एग्जांपल वैसे ही है कि जैसे एक कंपनी थी एक्सॉन, ठीक है, उसने उसकी एक गलती की वजह से ऑयल स्पिल हो गया, 1980s का किस्सा है ये। वो आज तक वो डिस्कस होता है, आज तक उसे मलामत उसको की जाती है कि ये तुमने क्या काम कर दिया था, और उसकी तस्वीरें हैं उस जमाने की, उस जमाने का नुकसान है। इसी तरीके से आपका भोपाल इंसिडेंट हुआ था इंडिया में कि जिसमें आइसोमिथाइल साइनाइड गैस जो है वो लीक हो गई थी, और वो एक रात में पता नहीं कितने हजारों लोग मर गए। और 20 साल बाद भी अगर आपको टाइम मिले या मुझे मिला तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूंगा भोपाल इंसिडेंट का, कि जिसमें 20 इयर्स आफ्टर 20 इयर्स भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उस गैस, जितनी भी वो लोग थे उनके टिश्यूज में आ गए, वो अब शादियां कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो बच्चों में उस पोल्यूशन जो उनकी बॉडीज में है वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं, और उसके नतीजे में बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, डिफॉर्मिटीज हैं। मॉडिफाई हो गई है उनकी सर। क्या मॉडिफाई हो गई है? मैं कह रहा हूँ सर वो जो आप बता रहे भोपाल वाकया, वहाँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गई है जो कि ट्रांसमिट हो रही है जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। मॉडिफिकेशन नहीं कहूंगा, लेकिन जेनेटिक्स जो है उसकी वो खासी डैमेज हो गई हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा पैदा होता है उसकी आंखें नहीं है, कोई बच्चा पैदा होता है उसकी टांगे नहीं है, हाथ नहीं है। तो ये बेसिकली जो सही टर्म है इस्तेमाल कर, जो सही इस्तेमाल की जाती है टर्म, वो है टेरिटोजेनिक डिफॉर्मिटीज, पैदाइशी डिफॉर्मिटीज। म्यूटोजेनिक नहीं है। तो जीन्स का मुझे नहीं पता, इतनी रिसर्च मेरे पास भी नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा कि उसका क्या है, लेकिन इवन आफ्टर 20 इयर्स वहां पर बच्चे जो हैं वो हो, और लोग जो हैं वो उस बीमारी से, उस चीजों, उस के इफेक्ट से आज भी मर रहे हैं। और जो उस जमाने में वो बेसिकली यूनियन कार्बाइड का प्लांट था, वो यूनियन कार्बाइड का उस वक्त जो प्रेसिडेंट इंडिया था वो फिर वहां से भाग गया, और फिर वो अमेरिका में एक जिंदगी जो है बड़ी अयाशी की जिंदगी गुजार रहा है। यूनियन कार्बाइड ने ये वादा किया था कि हम आपके जो भी नुकसान हुआ है वर्कर्स को, हम उनको वो देंगे, कंपनसेट करेंगे, लेकिन वो कंपनसेशन आज तक नहीं मिली है। कंपनसेशन कितनी मिली है? वो मेरे ख्याल से $20,000 की बात हुई थी, और उसमें उन्होंने सिर्फ 20-15 हज़ार या कुछ इतने कम पैसे दिए हैं। और वो बेसिकली कंपनी, इंडिया जैसी कंपनी जो है वो भी वहां पर इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पे सारी वेस्ट की कंपनीज आकर काम करना चाहती है, वो भी वहां पे वो नहीं कर सकी। लेकिन इसके बाद एक इंडिया ने बड़ा अच्छा काम किया जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, और पाकिस्तान इज इज इन इज इन द प्रोसेस ऑफ डिजास्टर इन द मेकिंग वाला के बीच में है, कि उन्होंने क्या किया। इंडिया में 2-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए। एक भोपाल का इंसिडेंट हुआ कि जहां पर लोग हुआ, उसके बाद इंडिया ने कहा कि यार ये तुम, जो भी हमारे पास आएगा, जो भी काम करेगा, वो अपने इस्तेमाल करेगा, जो भी उसमें उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो भी चीज है, उसका फॉर्मूला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है
बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसके पास ये जमा करवाएगा। उससे दो फायदे हुए। एक तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके लिए सेफ्टी प्लान्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट उनसे डिमांड करती है कि भाई इसके लिए होना चाहिए, और वो चीज अपने साइंटिस्ट के साथ शेयर कर देती है कि ये चीज है, ये सेफ्टी प्लान है, अब आप इवैल्यूएट करें कि यार ये सही है या नहीं है सही। तो वो इवैल्यूएट करके बताते हैं कि यार ये सही है, इसमें ये कमी बेशी है, इसमें ये सिलसिला है। तो वो खुद भी रिसर्च कर रहे हैं और जो उनकी जो बाहर से जो रिसर्च लेकर आ रहे हैं वो भी उससे भी वो कर रहे हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि उनके जितने भी ये प्रोफेसर्स और जितने भी ये रिसर्चर्स हैं वो ये तमाम चीजें जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज में फिर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। तो वहां पे आपके पास हम बहुत ही एक कॉमन सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि टेक्सटाइल में जो रोटरी प्रिंटिंग मशीन है उस पे उसका जो बेल्ट है, बेल्ट पर एक ग्लू लगती है जिससे वो कपड़ा उस पर लग कर चलता है। ये तो पता है ना आप सब लोगों को। यस सर। हमारे पास वो ग्लू जो है वो भी बाहर से आती है, ऐसा ही है, यस सर। लेकिन इंडिया में वो बनती है। हमारे पास डाई मैन्युफैक्चरर्स जो हैं कौन से हैं? आईसी सॉरी ओबीएसएफ वाले हैं, आपका आर्च रोमा वाले हो गए, डाई स्टार वाले हो गए, हंट्समैन पता नहीं है यहाँ पर या नहीं है, लेकिन ये सब के सब हमारे पास बाहर की कंपनीज हैं। लेकिन इंडिया में डाइज वो अपने इस्तेमाल करते हैं। एक और आपको एग्जांपल दूं, बॉल पेन की जो डाई है ना, जो उस पे इंक जो फिल होती है, हमारे पास वो भी बाहर से आती है। पिकासो, पियानो और जो जितनी भी दूसरी हैं, इसमें जो डाई भरी जाती है, इंक भरी जाती है, वो भी हमारे पास बाहर से आती है और उसमें भरा जाता है। वेरएज इंडिया में वो पूरी की पूरी, इवन बांग्लादेश में भी वो डाई खुद बना रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पीछे हैं ममालिक से। और हमारा मुकाबला हर तकरीर में हमारे जो जो भी हैं वो इस इंडिया और बांग्लादेश और चाइना और इनसे वो कर रहे होते हैं। तो we still have a lot of journey to complete. We still need to be educating our engineers, professionals कि वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की प्रोडक्शन, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान हो, सो दैट कि जब ये एक्सपोर्ट कर सके तो हमारी कॉस्ट जो है वो इफेक्टिव हो, चीप हो। चाइना बीट इसीलिए करता है क्योंकि वहां पर हर चीज जो है वो मेड इन चाइना है, और वो इतनी मास स्केल पे बनाता है, इतनी मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, इतनी ऑटोमेशन है, इतनी रैपिड प्रोडक्शन है कि वहां पर वो चीजों को उसकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत कम है। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ दोबारा से आते हैं कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड क्लीनर प्रोडक्शन यूजुअली इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हम अपनी वेस्टेजेस को कम कर रहे हैं, लोअर्स प्रोडक्शन कॉस्ट, वेस्टेजेस को कम कर रहे हैं, एनहांसेस प्रोडक्टिविटी, कम रिसोर्स में हम अपनी वही प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोवाइड्स अ रैपिड रिटर्न ऑन एनी इन्वेस्टमेंट और ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट। आरओआईज जो हैं वो बहुत बेहतर होते हैं, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखकर ही सेट इन्वेस्ट करता है। इंक्रीजेस प्रोडक्ट यील्ड्स, लीड्स टू मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, और इसके अलावा इट इंक्रीजेस द इमेज ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स स्टीवर्डशिप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा, results in improved product quality, increases staff motivation, relies on active worker participation, reduces consumer risk, reduces the risk of environmental action, is supported by environment, local community, consumers, and public. Properly implemented cleaner production often avoids regulatory compliance cost, जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, leads to insurance savings,
आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। प्रोवाइड्स इनहांस एक्सेस टू कैपिटल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड लेंडर्स, इज फास्ट एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, रिक्वायर्स लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये है बेसिकली क्लीनर प्रोडक्शन। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में क्लीनर प्रोडक्शन को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्या चीज़ें हैं, मैं इसको आज कोशिश करके अपलोड कर दूंगा क्लास में। और अभी मैं आपको थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा कल की क्विज के हवाले से, कि ये फरमाइए कि कल का मिड टर्म तैयारी है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर जैसा आपने कहा था कि अगर वो कॉन्सेप्चुअल बेस आएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह ऐसे ही है, ऐसे ही है कि सर रिवाइज कुछ भी नहीं किया है, वैसे टाइम बहुत शॉर्ट है अगर मैं कहूँ तो। सादिक साहब टाइम शॉर्ट नहीं है, आपको पहले दिन से करना चाहिए। और लेकिन चलें कोई बात नहीं है, ये आपको एक ट्रेलर दे देगा कि फाइनल का पेपर कैसा होगा। ठीक है। ये ठीक 40 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चंस हैं, फाइनल में 3 घंटे होंगे और 6 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे। ठीक है। और कॉन्सेप्ट मैं उसमें भी आपकी अप्रोच को मैं टेस्ट करना चाहूंगा कि कितना समझा, कितना सीखा, कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है। इस किस्म की चीजें होंगी, कल भी आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, कहानी आपको प्रॉपर आनी चाहिए, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी उस बच्चे की, कि बच्चा पैदा हुआ, फिर उसने मैट्रिक की, फिर इंटर की, फिर यूनिवर्सिटी की, फिर नौकरी की। ठीक है। आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और बीच में अगर मिसाल के तौर पर बच्चे के स्कूल का नाम आप भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पता है ना कि स्कूल में पढ़ा था। कॉलेज में कितने मार्क्स आए थे याद नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कॉलेज पढ़ा था स्कूल के बाद और यूनिवर्सिटी से पहले। ठीक है। तो इस किस्म की आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि पहले ये हुआ, फिर बाद में ये हुआ, फिर ये सिलसिला हुआ। एग्जाम्पल्स मैं आपको बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ कि ये इस तरह से है, ये इस तरह की चीजें हैं। आप एग्जाम्पल्स देकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इलस्ट्रेशंस ड्राइंग्स बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट कि आप अपनी फील्ड में रहते हुए कितना करना है। 10 मार्क्स के होंगे तो अपना आंसर उसी हिसाब से कीजिएगा। 2 लाइन का अगर आप कर देंगे तो उस पर मुझे 10 मार्क्स देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सफिशिएंट डिटेल में टाइम का ख्याल रखते हुए 2 घंटे का मैंने 120 मिनट का किया है। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम 11 बजे स्टार्ट कर लें। तो कोशिश कीजिएगा कि 11 बजे आप लोग आ जाएं। ठीक है। और मैं अपनी उस पर 15 मिनट तक वेट करूंगा, उसके बाद फिर मैं वेट नहीं कर सकूंगा, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। मुझे नहीं पता कि लेट आने पे एंट्री पर पाबंदी है या नहीं है एग्जाम के हवाले से। शायद हो सकती है, शायद नहीं हो सकती, आई डोंट नो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कल वो हो जाए। ठीक है। कल सिर्फ क्विज है और बस। ठीक है। ठीक है कोई सर। परेशानी, कोई सवाल जवाब, जी कोई सर चीज? ठीक है। चले, एंजॉय करें, मजे से पेपर करें, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो समझ में आता है आप लिखें। जब आप लिखते जाएंगे तो खुद ब खुद आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि यार हाँ इसको इस तरीके से जवाब दे दें, इस तरीके से जवाब दे दें। ठीक है। ज्यादा कटम पीट मत कीजिएगा। सर मुझे एक चीज ये और पूछनी थी। जी सर, कौन है? मैं असल में जी प्रीवियसली नोमान। जी जी 2 क्लासेस मैंने मिस भी करी है ना, मैं जी जी लेट ज्वाइन किया था। तो आप ये जी जी गूगल क्लासरूम में क्लास वर्क में जब हम क्लास 1 2 3 4 पे क्लिक करते हैं तो उस पर क्लास की पीडीएफ रखी हुई है। जी जी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पीडीएफ सारी रिव्यू करनी है, जो प्रेजेंटेशन है, मतलब थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम्म। तो क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके की जो पीडीएफ हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज़्यादा रिव्यू करना है। थोड़ा सा एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ।
हाँ नुमान, बेसिकली तो जाहिर है वो जो डिस्कस करना चाहता हूँ मैं वो तो मैं पीडीएफ में लेकर ही आता हूँ, लेकिन उसकी ज़्यादा रीडिंग मटेरियल जो है वो आपको हैंडआउट से है। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे आपका जवाब आपको मिल तो जाना चाहिए, जवाब मतलब इस पोजीशन में तो होंगे कि आप उसको जवाब दे सकें, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशंस में बड़ा लिमिटेड सा मटेरियल होता है और ज़्यादा मटेरियल उसके हैंडआउट्स में होता है। ओके, जो तो जिस भी क्लास के साथ जो हैंडआउट्स रखे हुए हैं, आप हैंडआउट्स पहले पीडीएफ तो कर लें, जी जी जी, फिर आपको जो भी जितना आप कर सकें उतना कर लें। ज़ाहिर है अब एक ही रात है बीच में, तो बिल्कुल सर। अब 12 नहीं, घंटे भी नहीं है हमारे पास, या कोई है मसला 12 नहीं है सर। घंटे। हम भी तो सस्टेनेबल की तरह एफिशिएंट भी हैं, इंशाल्लाह पढ़ लेंगे उसको चलें, कोशिश कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। इंशाल्लाह। बराए मेहरबानी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से इत्मीनान से जितना पढ़ा है, जितना समझा है, जितना सीखा है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यस सर। चलें, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। इंशाल्लाह थैंक यू सर। कल जो है, थैंक यू, इंशाल्लाह कल जो है वो मुलाकात होगी। ओके सर। थैंक यू सर, अल्लाह थैंक हाफिज। यू, थैंक यू, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। ठीक है सर, हाफिज, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर आपको छींक आई थी, यार हम कल्ला कहना भूल गया, मादरन। यार हम नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, फी अमान अल्लाह अल्लाह। हाफिज़।